क्यों घंटी बजी हमारे इस इंटरनेशनल मंच पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और स्वागत है हमारे राजस्थान के और हिंदुस्तान के बहुत ही नामवर कलाकार जिन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा संगीत को दिया है और संगीत सीखने में और आपको एंटरटेन करने में दिया है। आइए मिलते हैं अमित गोस्वामी जी, गोस्वामी जी जो कि बीकानेर से ताल्लुक रखते हैं। नमस्ते। आपका बहुत-बहुत स्वागत है जनाब। गुड इवनिंग। शुक्रिया, आपका बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद। Yes. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। सबसे पहला तो ये सवाल मैं पूछूंगा कि हाउ वाज इट लाइक जब आप छोटे थे, तो आप ऑब्वियसली पंडित जशकरण गोस्वामी जी के यहाँ पैदा हुए, उनके घर में, तो शुरुआत से कैसा रहा, वहां से शुरू करते हैं। अमित जी, मैं आपके खिदमत में अर्ज करूं कि हमारा ही जो हमने बचपन में आंखें खोली वो पिताजी का सितार सुनते ही खोली है, क्योंकि जब वो सुनाई देता, सितार ही सुनाई देता, वो रियाज करते रहते या तो दिस इज क्वाइट नेचुरल दैट वी आर इनटू म्यूजिक। तो अब ये है कि असित ने सितार ही बजाया है। मुझे सरोद इसलिए अच्छा लगा कि मेरे पिताजी के गुरुजी उस्ताद अली अकबर खान साहब भी सरोद ही बजाते थे। तो वी बोथ स्टार्टेड विद सितार and once I saw his performance in the television, उस्ताद अली अकबर खान साहब, तो मुझे सरोद बहुत अच्छा लगा। तब मैंने पिताजी से कहा कि मुझे सरोद ही सीखना है, तो he taught me a सरोद and then I started. So this is how I switched to सरोद। हाँ, अमित जी, आप बड़ी अच्छी कविताएं भी लिखती है, कुछ सुना दीजिए हमारे लिए टू बिगिन। जी, मैं एक छोटी सी गजल सुना देता हूँ आपको। गजल के कुछ शेर है कि ये जीना इस कदर आजार होगा, क्या पता था। ये जीना इस कदर आजार होगा, क्या पता था कि मर जाना भी अब दुश्वार होगा। क्या पता था कि मर जाना भी अब दुश्वार होगा, क्या पता था। और एक शेर खास तौर पर सुनिए, बहुत नाजुक सा शेर है कि जिसे छूकर हकीकत की तहें खुलने लगी थी, जिसे छूकर हकीकत की तहें खुलने लगी थी, कहानी का कोई किरदार होगा, क्या पता था। कहानी का कोई किरदार होगा, क्या पता था। और इस गजल का एक और शेर आखिर पर है कि मैं तेरी जुस्तजू में चांद तक तो आ गया हूँ, मैं तेरी जुस्तजू में चांद तक तो आ गया हूँ, तेरा घर चांद के भी पार होगा, क्या पता था। तेरा घर चांद के भी पार होगा, क्या पता। अमित जी, आपका वीडियो शायद हैंग हो गया फिर से। ओके, एक सेकंड, जस्ट लेट्स वेट, मे बी। हाँ, नाउ यू आर बैक। चलिए, ग्रेट। अच्छा, तो अमरजीत, कैरी ऑन। हाँ जी। तो अमित जी, आपने बिफोर मूव टू असित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि भाई आपने सरोद ही क्यों चुना। उसका आपने जवाब दिया कि आपने टेलीविजन पर बाबा जी का आपने वो सुना, बाबा अली अकबर खान साहब का सरोद, और आप आकर्षित हुए। इसकी जो इतनी गंभीर इसकी आवाज है आपने, और क्या ये सच है कि ये रबाब से ही रबाब का ही रूपांतरण हमने किया है ये? इसके भी बारे में ये है कि बहुत जो प्रचलित चीज है वो तो यही है कि रबाब से ही रूपांतरित हुआ है, लेकिन कहीं कहीं हमारी जो पाषाण प्रतिमाएं हैं पुरानी, उनमें सरोद जैसे वाद्य कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं। तो अभी तो प्रचलित धारणा तो यही है कि इसको रबाब से ही बनाया गया है। और इसको रबाब में जो तार यहाँ जिसमें आप देख रहे होंगे, ये स्टील के तार हैं। रबाब में वो नायलॉन के आजकल आने लगे हैं, तो नायलॉन तार होते हैं, तो उसकी थोड़ी सी आवाज इसमें डेप्थ ज्यादा हो जाती है और इसका सस्टेन बहुत उसकी रबाब की हो जाए। तो ये कब से आपको कुछ आइडिया है कि भाई कब से रूपांतरित हुआ ये स्टील जो इसमें लगाया गया आगे की तरफ, या इसका जो मॉडिफिकेशन किया गया रबाब से यहाँ तक, ये कब हुआ? ये मॉडिफिकेशन हम अगर इसका कोई डेट माने तो शायद 300 साल पुराना मान सकते हैं इसको, क्योंकि गुलाम अली बंगश साहब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने रबाब को मॉडिफाई किया। तो ये लगभग 300 साल पुराना इस फॉर्म में आया है, लगभग 300 साल।
अच्छा, और बंगश ये जो घराना, वही बंगश घराना जिनके उस्ताद अमजद अली खान साहब जी जी, इस उस्ताद वक्त। अमजद अली खान साहब, जी जी। अच्छा, सर एक सरोज की आशीष जी आपकी तरफ आते हैं, आपने इतना खूबसूरत साज अपने हाथ में लिया हुआ है, मतलब बहुत ऐसा कोई नहीं होगा जिसको सितार के बारे में पता नहीं होगा। सरोद अभी भी थोड़ा थोड़ा सितार के मुकाबले कम लोकप्रिय रहा। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, पर सितार तो चाहे वो फिल्म हो, चाहे हमारे आम हो, घरों में सुनने को मिल जाता है। और सितार के सरोद के वैसे भी काफी हमारे आर्टिस्ट में, आपने सितार ही क्यों चुना? आपने, अब दोनों भाइयों ने तार साज चुन लिया, कोई तबला ले लेते यार कोई और साज ले लेते, गाना शुरू कर देते, तो नहीं, मतलब क्या इसमें क्या वजह देखिए रही है? ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई चॉइस थी नहीं, क्योंकि जैसा अमित भाई ने बताया कि मेरे पिताजी क्योंकि सितार बजाते थे, तो मुझे सितार की ध्वनि ही, मतलब हमने, हालांकि दोनों भाइयों ने शुरू में बांसुरी सीखना शुरू किया था, अरे पर वाह! जैसे जैसे लेटर थोड़े से हम होश और ज्यादा आए, तो ऐसा लगा कि मुझे सितार ही ज्यादा पसंद आया, तो और किसी की तरफ मैंने ध्यान ज्यादा ध्यान दिया नहीं नहीं। हाँ, जी, तो मुझे जी। मतलब इट इज नेचुरल, जैसा कि उम्मीद है। थोड़ा सा मैं अपना फैमिली बैकग्राउंड भी बता देता हूँ, हाँ जी, हाँ जैसा जी, अमित भाई ने। तो हमारे क्यों जो जो फैमिली है वो थोड़ी सी अनकन्वेंशनल यूं कह सकते हैं, क्योंकि सभी लोग हमारे यहाँ किसी न किसी आर्ट फील्ड से जुड़े हुए थे। मेरे अरे वाह! दादाजी हवेली संगीत, हमारा परंपरागत जो वैष्णव मंदिरों में कीर्तन जी, वगैरह होता है, तो उसके कलाकार थे। तो और उसके बाद मेरे पिताजी संगीत की उन्होंने शिक्षा ली, और हमारे जो दूसरे जी। कजन ब्रदर्स हैं, उनमें से एक आप जानते होंगे, पद्मश्री श्री सुधीर तेलंग जी, जो हाँ जी, हाँ भारत के जी, हाँ जी। कार्टूनिस्ट। हाँ, माने हुए कार्टूनिस्ट थे। और एक उनके ब्रदर है राजेश तेलंग, जो आजकल इन दिनों बहुत पॉपुलर हो रहे हैं एक्टिंग। एनएसडी से ग्रेजुएट है शायद। एनएसटी से वो ग्रेजुएट हैं। जी, जी। आपका वीडियो तो हैंग हो गया है, वीडियो हैंग हो गया आपका फिर से। इस तरह से, जी। हाँ, you're back, ठीक है, हाँ तो you're back, हाँ, हाँ प्लीज तो गो इस अहेड। तरह से कला के किसी न किसी क्षेत्र से हम लोग सभी जुड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी, क्योंकि हमारे पिताजी संगीतकार थे, तो नेचुरल हम लोग संगीत में ही अपना इंक्लिनेशन हो पाया। तो ये जी। मेरा background है। तो ये सर हाँ, ये प्रोफेशनली आपने करियर बनाया है कि जस्ट एज अ हॉबी करते हैं? नहीं, शुरू में तो हॉबी के ही लिए ही किया था, लेकिन ये इतना इसमें रस आने लग गया, और वो एक तरह से, और कोई, मतलब हमारे और कोई जिसे कहना चाहिए कि कोई अ, किसी की तरफ और सोचने का कोई मौका नहीं मिला। मौका नहीं तो मिला। शुरू से ही एक तरह से, मतलब जैसे जैसे होश संभाला, जैसे मैंने बताया, तो हम दोनों ने संगीत को ही अपना करियर और उस तरह से चुनने के लिए सोचा। अमित जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपके साथ वो है कि अन्नू कपूर जी का सुहाना सफर एक शो आता था, सुनने में आया कि आपने उसमें 100 से अधिक ज्यादा स्क्रिप्टिंग करी थी उसकी। क्या रहा, उसके बारे में कुछ बताएं। हाउ वाज द शो? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत मेरे लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था। ये शो मैंने जब ज्वाइन किया था, तब इस शो के ऑलरेडी 300 एपिसोड हो चुके थे। अच्छा। हैं? तो 300 और एक एपिसोड में 6 स्टोरीज आती है। तो जी, दे हैड ऑलरेडी डन ऑलमोस्ट 1800 स्टोरीज। अब 1800। इस शो का जो फॉर्मेट है, उसमें ये है कि एक तो वो जो हम स्टोरी कर रहे हैं वो यूनिक होनी चाहिए, और पहले नहीं आनी चाहिए, नहीं आ चुकी हो, ऐसी हो। तो मेरे लिए चैलेंजिंग ये था कि 1800 स्टोरीज वो ऑलरेडी कर चुके थे। ओके। तो अब उसके बाद मैंने खूब सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ी, खूब सारे वो बायोग्राफीज पढ़ी, खूब सारे। तो इसमें पढ़ने में मुझे बहुत इंटरेस्ट भी आया, और लिखने में बहुत अच्छा लगा। और ये एक बहुत मेरे लिए एनकरेजिंग और सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था, और बहुत मुझे अच्छा लगा। और अन्नू जी ने बड़े मन से मैं जब भी लिखता तो बड़े मन से। मेरा एक सवाल है बिफोर वी फॉरगेट, इज दैट कोविड का टाइम काफी टफ रहा, 2-2.5 साल। तो म्यूजिक खास तौर इंडस्ट्री, पे संगीतज्ञों के ऊपर। हाँ, और तो आप लोगों ने किस प्रकार से
उस हिसाब उस माहौल में आप लोग ढले, या किस प्रकार से जीवन की म्यूजिक इंडस्ट्री की दिनचर्या रही, क्या रहा मतलब मामला? देखिए, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि कोविड की वजह से न सिर्फ संगीत और कलाएं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में विपरीत प्रभाव पड़े हैं, और कलाओं पर तो खासतौर पर इसका प्रभाव बहुत विपरीत पड़ा है। क्योंकि आप देखें तो साहित्य की भी गोष्ठियां या प्रकाशन बंद हो गया, और भी फिल्मों का भी प्रोडक्शन बंद हुआ, तो इससे उनके जितने भी फिल्म कलाकार थे या जो टेक्नीशियंस थे, उनकी आजीविका पर बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ा। इसी तरह से हमारे संगीत में जो जितने भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो केवल संगीत के गाने बजाने के जरिए ही अपना आजीविका कमाते हैं, तो लगभग 1.5-2 साल सब कुछ, ना तो कंसर्ट्स हुए ना कुछ और इवेंट्स हुए, तो उसकी वजह से उनके एक तो सबसे पहले आजीविका में फर्क, जो विपरीत प्रभाव पड़ा, तो दूसरा जो था कि इसकी वजह से एक दूसरा रास्ता खुला, ये जो ऑनलाइन वगैरह का, ऑनलाइन कंसर्ट या ऑनलाइन टीचिंग का, तो इसके बहुत सारे एवेन्यूज खुले। तो सारे आप जितने भी बड़े आर्टिस्ट या छोटे आर्टिस्ट हैं, उनके अपने अपने जो सोशल मीडिया या और उनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें वो अभी भी एक तरह से जो कंसर्ट्स हैं वो ऑनलाइन पैरेलल चल रहे हैं, मतलब नॉर्मल कन्वेंशनल कंसर्ट्स भी हो रही हैं और ऑनलाइन भी चल रही हैं। तो इसमें संगीत के साथ एक बहुत बड़ी चीज ये जुड़ी हुई है कि संगीत के दो पहलू हैं। एक तो आप स्वांतः सुखाय जिसको हम कहते आए हैं, कि स्वांतः सुखाय, दूसरा है प्रदर्शन वाला जो संगीत है। तो जो प्रदर्शन वाले में तो निश्चय बहुत ही फर्क पड़ा, लेकिन जो 2 साल हमारे लिए लर्निंग का या टू इम्बाइब मोर, तो उसका भी बहुत हमें मौका मिल गया कि हमें एक तो रियाज का या उस तरह से संगीतकारों को ये मौका बहुत मिला कि वो अपने आप को दोबारा अपडेट कर सकें। और उसके साथ साथ ये भी कि इस नई टेक्नोलॉजी से बहुत सारे जो कलाकार जो अन्यथा जो हैं इतने पढ़े लिखे या नहीं हैं, जो इतने टेक्नोलॉजी के से इतना उनके साथ तारतम्य नहीं बैठा सकते थे, अब वो सब इससे जुड़कर तो ये एक नई चीज उनके लिए आई है। मुझे इस प्रसंग में बर्टोल्ड ब्रेख्ट जो जर्मन नाटककार थे, उनकी 1-2 पंक्तियां याद आती हैं। जी, क्योंकि विपरीत समय था, तो उन्होंने कहा है कि इन द डार्क टाइम्स विल देयर बी सिंगिंग ऑल्सो, यस देयर विल बी सिंगिंग अबाउट द डार्क टाइम। तो हमारे जो साहित्य और संगीत की कलाओं ने इस विपरीत प्रभाव में भी बहुत एक पॉजिटिविटी ढूंढी है, और इन्हीं साहित्य और कलाओं की वजह से ही हम इस कठिन समय को निकाल सके, कविता संगीत के माध्यम से। क्योंकि हमने जितना संगीत, कविता, साहित्य पढ़ा, इस दौरान पढ़ा और सुना है, वो मुझे नहीं लगता कि सामान्य तौर पर हम उतना संगीत या साहित्य का किताबें या मूवीज देख पाते होंगे। अमित जी, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जरा 1 मिनट के लिए देखिए हल्का सा बजा के कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक बार ट्राई करते हैं। हाँ, देखिए कैसी आवाज आ रही है। हाँ, अच्छी आ रही है। Was it okay?
हाँ, हाँ, I mean, ठीक है। थोड़ा वेरी आवाज नाइस, पर बीच वो में कट आवाज होके आ रही है आवाज। बीच में कट होके आ रही थी। डॉक्टर असद, थोड़ा सा आप सुनाए, थोड़ा सा हल्का जी। सा। लेट्स ट्राई। व्हाट्स द हार्म इन ट्राइंग? दिस इज बेटर। क्या बात। वाह। वाह। Was it okay? हाँ, फिर से कोई बात नहीं, हैंग हो गया आई थिंक। यस, हाँ, आई थिंक आवाज आ रही है। आई थिंक आप जब इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो आपके फोन को नहीं अच्छा लगता, हाँ। तो वो हैंग हो जाता है। सो द फोन इज आस्किंग फॉर फोकस्ड अटेंशन। तो एक और चीज अमरजीत, आई जस्ट वांटेड टू आस्क बोथ द ब्रदर्स अ क्वेश्चन कि व्हाट इज जो मूल फर्क है हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक का और वेस्टर्न म्यूजिक में, क्या फर्क है? आई हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग अबाउट इट। देखिए, वेस्टर्न म्यूजिक की बहुत ज्यादा कोई बहुत ज्यादा कोई गूढ़ जानकारी तो मुझे नहीं है, पर जितना मैं सुन पाया हूँ उसमें ये है कि हमारा संगीत जो है वो मोर ऑफ इम्प्रोवाइजेशन है, जिसमें बहुत ज्यादा कोई पहले से निश्चित किए गए वो नहीं है। ये थोड़ा बहुत जैज से मिलता जुलता है इस मामले में, क्योंकि हमारा आज जैसे मैंने अभी यमन राग बजाया, और मैं जब कल दोबारा यमन बजाऊंगा तो मैं बिल्कुल अलग यमन बजाऊंगा, क्योंकि Okay. मैं भी वही हूँ, मेरा सितार भी वही है, लेकिन मैं जो बजा रहा हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसी तरह से हमारे इसके विपरीत, जबकि वेस्टर्न म्यूजिक में रिटन पीसेज या याद किए हुए जो प्रीफिक्स्ड पीसेज बजाने का ज्यादा चलन है। थोड़ा बहुत जैज इसमें, जैसा मैंने कहा कि हमारे भारतीय संगीत की तरह उसका नेचर है, तो इम्प्रोवाइजेशन का बहुत ज्यादा उसके सीमा में रहते हुए इम्प्रोवाइजेशन का बहुत ज्यादा महत्व हमारे भारतीय संगीत में है, शास्त्रीय संगीत में, खासतौर पे उत्तर भारतीय शास्त्रीय। डॉक्टर साहब, जो सितार है वो कई तरीके से बजाया जाता है, कई तरीके से, मतलब अलग अलग उसके बजाने के स्टाइल्स हैं। तो कितने तरीके हैं बजाने के? देखिए, मूल जो बहुत जितने प्रचलित तरीके हैं उनमें जो दो स्टाइल्स ज्यादा फेमस मानी जाती है। एक है इमदाद खानी घराने की स्टाइल, जिसमें हाँ जी। इमदाद खान और उसके बाद उनके बेटे उस्ताद इनायत खान, उसके बाद उनके बेटे उस्ताद विलायत खान, उनकी पीढ़ी जो है। और एक दूसरी जो स्टाइल है वो पंडित रविशंकर वाली स्टाइल है। ये दो सबसे ज्यादा प्रचलित स्टाइल है, लेकिन इसके अतिरिक्त और हमारे महान कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने इन दो के, जैसे फॉर इंस्टेंस पंडित निखिल बनर्जी, वो जो बात कर रहे थे मैं उसे आगे बढ़ाता हूँ। जैसे निखिल बनर्जी ने अपना एक अलग से स्टाइल खड़ा किया, उसी दौरान एक अब्दुल हलीम जाफर खान साहब आए थे, तो उन्होंने उस वक्त जब पंडित रविशंकर और उस्ताद विलायत खान अपने चरम पर थे, ऐसी स्थिति में अपना अलग से मकाम बनाना, तो ऐसे एक बलराम पाठक साहब थे, तो इस तरह से सितार में बहुत एक रिवॉल्यूशनरी काम हुआ है। वो शायद वापस ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, आप यू कैन कैरी ऑन। हाँ जी, आप कट गए थे, यू बैक। आई थिंक आज आप लोगों के वाईफाई और ये सब डेटा में कुछ हो रहा है पंगा। नहीं, वो थोड़ी लाइट चली गई तो ये वाईफाई चलता है। नहीं, कोई तो इमदाद खानी स्टाइल एंड पंडित रविशंकर स्टाइल में जो सितारों का भी फर्क है या इंस्ट्रूमेंट सेम है और उसमें जो कंपोजिशन बजाई जाती है वो अलग है? इंस्ट्रूमेंट की बनावट में भी फर्क है, बहुत फर्क है। एक तो जैसे पंडित रविशंकर के सितार में जो मुख्य तार हैं वो 7 हैं, जबकि उस्ताद विलायत खान साहब के सितार में मुख्य तार 6 ही हैं। तो मूल तो ये फर्क हुआ।
और एक पंडित रविशंकर डबल जो टूम्बा है उसकी सितार बजाते थे, उससे उसकी साउंड की क्वालिटी थोड़ी डिफर करती है। different। दूसरा, पंडित रविशंकर का स्टाइल तंत्रकारी की तरफ ज्यादा है, जबकि उस्ताद विलायत खां और इनायत खां का सितार जो है वो गायकी अंग से ज्यादा प्रभावित है। तो ये दो मुख्य फर्क हैं। और जैसा मैंने एक तीसरा नाम लिया था पंडित निखिल बैनर्जी, इन्होंने अपनी एक नई शैली विकसित की है, जो बिल्कुल। और भी हमारे बड़े कलाकार हुए जिनमें मेरा एक बहुत जिनको मैं पसंद करता हूँ, उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान, जो इंदौर घराना, उनका खुद का घराना था। तो वो एकदम यूनिक स्टाइल के सितार थे। बलराम पाठक एकदम यूनिक स्टाइल के सितारे थे। मतलब तो उसमें क्या यूनिक समझते हैं कि वो जो अभी आपने यूनिक वर्ड यूज किया है कि इन दोनों। हाँ, बलराम पाठक जी के सितार में एक बहुत बड़ी खासियत थी कि जैसे हम लोग बाकी जितने भी सितार वाले जितने भी घराने रहे हैं, वो रिखब के पर्दा एक ही रखते थे, ऋषभ और धैवत। लेकिन बलराम पाठक साहब दोनों ऋषभ और दोनों धैवत के पर्दे रखते थे। अच्छा। और तो ये एक बहुत उन्होंने अपनी इसी कड़ी में एक और नाम जोड़ना चाहता हूँ, पंडित देबू चौधरी साहब का। जी। वो फिर वो गंधार का भी एक ही पर्दा रखते थे। हाँ, वो उन्होंने एक पर्दा और कम कर दिया, गंधार पर्दे कम कर दिए थे। तो वो हर बड़े कलाकार, हर महान कलाकार ने अपनी तरफ से कुछ इजाद किया है, तो और उसका कंट्रीब्यूशन हमारे पूरे संगीत जगत में उसको नकारा नहीं जा सकता। हर तरह के कलाकारों ने अपनी 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 भूमिका निभाई। अमित जी, एक नाम रह गया, उस्ताद शाहिद परवेज साहब। परंपरा में आता है। हालांकि उन्होंने नई शैली विकसित करी और थोड़ा अपने इजाद आप उसको बढ़ाया भी है, परंतु वो इमदाद खान के जो दूसरे बेटे थे, वहीद खान साहब के उनके पोते हैं, तो उसी परंपरा में उनका नाम हम ले करते हैं। ठीक जी। अमित जी, हाँ जी अमित जी, तुम्हें भूल चुका हूं मैं। अमित जी, तुम्हें भूल चुका हूं मैं। आपने उसको किताब का नाम खाली ले लिया, लेकिन वो जो शेर है ओरिजिनली, वो जो पूरा शेर है वो कुछ और कहता है। नहीं, आपने किताब लिखी है। हाँ, मेरी किताब का नाम है तो मैं भूल चुका हूँ। तभी लेकिन वो जो आप उस शेर को पढ़ेंगे तो वो कुछ और ही कहता है। अच्छा, शेर अर्ज कर रहा हूँ कि कल मैंने कहा था ना तुम्हें भूल चुका हूँ, कल मैंने कहा था ना तुम्हें भूल चुका हूँ, वो झूठ था, तुम उस पर भरोसा नहीं करते। तो हकीकत ये है, गुड बात कि उसमें भरोसा मत करना। तो हकीकत ये है। अमित जी, कुछ सुनाइए, दो चार अपनी प्लीज गजलें या अपनी कुछ सुनाइए। जी, मैं एक गजल के एक दो शेर सुनाता हूँ कि गम यूं दिन रात का दस्तूर नहीं था उस वक्त, गम यूं दिन रात का दस्तूर नहीं था उस वक्त, मैं किसी रंज से माजूर नहीं था उस वक्त, मैं किसी रंज से माजूर नहीं था उस वक्त, मेरी उंगली में भी उस वक्त अंगूठी नहीं थी, मांग में तेरी भी सिंदूर नहीं था उस वक्त। मेरी उंगली में भी उस वक्त अंगूठी नहीं थी, मांग में तेरी भी सिंदूर नहीं था उस वक्त, और तू भी तब घर के मसाइल से परेशान न थी, तू भी तब घर के मसाइल से परेशान न थी, मैं भी हालात से मजबूर नहीं था उस वक्त, गम यूं दिन रात का दस्तूर नहीं था उस वक्त। बहुत अच्छे, काफी शेर वाले हो आप। उर्दू जबान वाला शेर भी आप सुनाई दीजिए। हाँ, अच्छा जी, एक शेर है कि मैंने चाहा था जिसे यूं तो मुकम्मल है, मुकम्मल मतलब कंप्लीट, कि मैंने चाहा था जिसे यूं तो मुकम्मल है, मगर एक कमी है कि उसे उर्दू नहीं आती है। एक कमी है कि उसे उर्दू नहीं आती। बहुत। मैं एक डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि पंडित रविशंकर स्टाइल जो है तंत्रकारी का वो अलग है और उस्ताद विलायत खान साहब वाला, तो वो गायकी अंग मतलब आप कहाँ तक समझते हैं कि वो गायकी अंग ठीक है? बजाना तो ठीक है, उसके साथ गाना जो उन्होंने शुरू किया और उसके बाद की जो उनकी जनरेशन आई, उनके शागिर्द आए,
हाँ हाँ, उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया, तो मतलब फॉलो करना शुरू कहाँ किया तक ठीक ये। है? हाँ, जैसे आप ठीक कह रहे हैं कि सितार में या सुरबहार में या और किसी वाद्य में गायकी अंग तक तो ठीक है, लेकिन उसके साथ गाना ठीक करना वो अब बड़े कलाकार थे लेकिन जी, जी, ये जो एक इंटरव्यू में उन्होंने उस्ताद विलायत खान साहब ने कहा था जी, कि मैंने गायकी अंग क्यों शुरू किया, क्योंकि मुझे इनायत खान का जैसा सितार बजा नहीं, इसलिए मैंने गायकी अंग उनका सितार का अंग छोड़ करके गायकी अंग शुरू किए। इस्तेमाल करना शुरू किया। तो गायकी अंग जो जिस तरह से हमारे ख्याल और उनकी जितनी भी आप गतें देखेंगे, वो ऐसा छोटे ख्याल या इस तरह के उससे मिलती-जुलती गतें होंगी, जबकि पंडित रविशंकर के सितार की जो गतें हैं वो थोड़ी-सी जिसमें मिज़राब के बोल ज़्यादा जी, इम्पोर्टेंट हैं। हाँ जी। तो ये अंतर तो इसमें आया है, पर जो ठीक है, मुझे भी अगर आप सितार के साथ-साथ गाने लगे तो वो कहीं-कहीं उसकी रसिकता में बाधक तो ज़रूर बनता है। बात ज़रूर है, और कई बार होता क्या है कि मैं गाता हूँ या मैं बजाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ अच्छी हो। कई बार ऐसा होता है कि आप बजा अच्छा रहे हैं, जब आप गाते हैं तो काम हाँ बहुत जी, खराब हो जी, जाता है। जी, उस जी, वजह से वो एक बेरसी सी पैदा हो जाती है। कई साल पहले इसमें 2000। इसमें 2 तरह की बातें हैं। कुछ जो श्रोता हैं, जिसमें हो सकता है वो सामान्य समझ वाले श्रोता हों, उनको तो वो गाना ठीक लगता है। जबकि कुछ ऐसे जो संगीत के बहुत ज़्यादा रसिक हैं और ज़्यादा समझते हैं, उनको थोड़ा-सा उसमें बाधा उत्पन्न होती नज़र आ सकती है होती है, कि भई बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो कई बार वो जैसे अजीब-सा लगने लगता है। जैसे कई गायक होते हैं, वो गाने से ज़्यादा बात करने में या उसके बारे में बोलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, उससे भी इंटरेस्ट। उसके रस में बाधा उत्पन्न होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये पसंद हाँ, जहाँ अलग-अलग है। अलग पसंद का मामला है। कई Wha- साल wha- पहले तकरीबन 2005 की बात है। खान साहब, उस्ताद हुँ। सुल्तान खान साहब, उनका मुझ हाँ, पर बड़ा हाँ। करम रहा, बहुत प्यार करते थे, यहाँ जब भी आते थे हाँ, हमेशा साथ ही होता था, बहुत प्यार दिया। हाँ, और हाँ। तो उन्होंने भी बाद में गाना शुरू कर दिया था सारंगी के साथ, जी, 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 ठीक है जी, ना? जी, तो बिल्कुल। हम एक दिन बैठे थे, तो मैंने मज़ाक में पूछा, यही हमारे घर की ही हाँ, बात है, हाँ। तो मैंने कहा, खान साहब आप माशाल्लाह जितना अच्छा बजाते हैं, उतना अच्छा गाते भी हैं। मतलब कमाल है आपका, हाँ, आपका जो टिपिकल हमारा राजस्थानी अंदाज़ है, हाँ, उनकी हाँ, आवाज़ भी वैसी ही हाँ। थी, और गाने का। तो मैंने हाँ, कहा, ये आपने ऑल ऑफ सडन गाना शुरू कर दिया, या आपने किसी ने आपको धक्का दी कि नहीं खान साहब आप गाइए भी? तो हम्म, बहुत ज़ोर से हाथ उन्होंने और मेरे कंधे पे हाँ। हाथ रख के कहते हैं, ये किसी ने पूछा नहीं, तुम पूछ रहे हो तो इसलिए बता देता हूँ। हम्म, बोले, एक दिन मैं वैसे ही बना रहा था बंदिश, और बैठा हुआ था, तो पता नहीं वहीं बॉम्बे की बात है, तो फ़िल्मी दुनिया से या कोई रिकॉर्डिस्ट थे, वो साथ में बैठे थे। अरे खान साहब, आप तो बिल्कुल, आपका तो बिल्कुल ही अलग अंदाज़ है, गाने का तरीका है। आप सोनल गाना भी क्वालिटी है। गाइए। हाँ, तो उस तरह से उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, गा के देख लें। तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी कैसेट्स भी गाया, हाँ, रिकॉर्डिंग्स में वो गाई, और बजाया भी, और यहाँ पर वो भी गाया। उनकी अलग तरह की आवाज़ थी, वो इसलिए हाँ जी, वो तो कामयाब भी बहुत हुए, इसमें कोई बात नहीं। जी, जी। मेरा एक सवाल आप दोनों से है, अपना अमरजीत कैन आल्सो चिप इन, की ये पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग इतने बड़े बड़े गायकों के साथ गाते हैं, अमंग द गजल सिंगर्स आपके नॉलेज में जो 3 सबसे टॉप के रहे हैं, या जो आप समझते हैं 3 गजल सिंगर्स कौन बेस्ट रहे होंगे आज तक, आप बताएं। और वैसे मेरे ख्याल से जो चुनना बड़ा मुश्किल है, फिर भी मेरी जो आप जाति पसंद आप जहाँ तक बात हाँ, करेंगे, बिल्कुल। तो मेरा पहला नाम आता है बेगम अख्तर साहिबा का। जी, अच्छा, बिल्कुल, सेम बेगम सेम। अख्तर साहिबा, और उसके बाद जगजीत सिंह जी और गुलाम अली साहब, इन दोनों को बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि यही पसंद अचित की भी यही होगी। मेरी भी यही पसंद है, हम दोनों सेम। की पसंद भी एक जैसी अमरजीत है। आपकी? हाँ हाँ जी। जी, मैं जब मैंने मतलब मुझे थोड़ा बहुत समझ आने लगी गज़ल की, तब मैंने पहली बार जो गज़ल सुनी या कि जिसके साथ बजना शुरू किया था, वो है उस्ताद गुलाम अली खान साहब। ठीक है? अच्छा, हाँ, उसके अरे! बाद अब हाँ, उसके बाद मैंने सुना, मतलब उल्टा शुरू हुआ मेरे साथ, गुलाम अली साहब पहले, उसके बाद मेहदी हसन साहब। तो जब मैंने मेहदी हसन जी, साहब को सुना, और उनका जो ठहराव है गाने के अंदर, और जो गाने का अंदाज़ है, वो मुझे अंदर तक लगने लगा कि भई जो गुलाम अली खान साहब, उनकी अपनी अलग जगह है। उनका जो गाने का तरीका है, हाँ, खेलना है, जो जो शब्दों के साथ या वर्ड के साथ जो खेलना है, या उस गज़ल को हाँ, उस तरीका है, वो हाँ, अलग है। तो थोड़ा और सुरों के हाँ, साथ मतलब भी मेहदी ज्यादा हसन साहब का बहुत ठहराव वाला है।
बट ठीक है। मैं ये कहूंगा आप लोग तो सारे उस्ताद हो, 3 उस्ताद बैठे हो, तीनों नहीं, को नहीं, प्रणाम। लेकिन सुनिए, नहीं। मेरे हिसाब से जो घर घर जिसने गजल पहुंचाई है, घर घर हर आदमी को जिसने गजल समझा दी, वो है जगजीत सिंह जी। वो मैं जगजीत उसी सिंह पे के आ रहा था साथ कि सबसे बड़ी जो खासियत मुझे लगती है जगजीत सिंह साहब की, कि उन्होंने वो जो गजल की जो परंपरागत धुनों की बेड़ियां थी उनको तोड़ वो तो दिया एकदम ने। तो वो एक जो 1976 में उनका जो अनफॉरगेटेबल जो आया था, वो जी, एक नई लहर की तरह आया था जिसने सारी जहान के ऊपर अपनी छा गया एकदम। क्योंकि उससे पहले आप गजल के साथ कॉन्गो या स्पेनिश गिटार वगैरह बहुत कम सुना करते थे, या वो जो उसका रिदमिक पैटर्न या जो वेस्टर्न स्टाइल। तो ये उसका एक एक एकदम नया सा एकदम, जिसको कहते हैं ये धारा बदल देने वाला काम। हाँ, जी, बदल जी, बिल्कुल। उससे उसका उससे सबसे बड़ा पहले एक और उससे पहले गजल थोड़ी बहुत शास्त्रीय संगीत और उपशास्त्रीय संगीत की बेड़ियों की तरफ जकड़ी थी उनकी। जैसे आप गुलाम अली साहब की या उनकी बेगम अख्तर साहब की कंपोजिशन होगी, वो थोड़ी बहुत उपशास्त्रीय स्टाइल की कंपोजिशन होगी। जबकि गजल को थोड़ा सा, जो आप कह रहे हैं, अमित जी कह रहे हैं कि एकदम से नया बदलाव, जिसने जो मील का पत्थर जिसे कहना चाहिए, जहां इनकलाब जिसे मैं कहूंगा। इनकलाब, वो बिल्कुल। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि जगजीत सिंह, एक दो और गायक हुए हैं जिनके साथ हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ लिबर्टी ले ली, लेकिन जगजीत सिंह साहब ने कभी भी पोइट्री के साथ कोई समझौता नहीं किया। आम फहम बनाया जरूर, लेकिन पोइट्री के साथ कभी भी समझौता नहीं। और अमित जी, मैं एक बात और समझता हूँ, गजल जगजीत सिंह जी की गजल और जगजीत सिंह जी के पॉपुलर होने का सबसे बड़ा कारण उनकी क्या बोलते हैं, जो गजल के का चॉइस रहा, सिंपल सीधे शब्दों में हिंदी में। क्योंकि जो हमारा नॉर्थ इंडिया या आधे से ज्यादा हिंदुस्तानी जो है वो हिंदी समझता है। गजलें मोस्टली धरोहर रही कि भाई इतने भारी भरकम शब्द वो हर किसी को समझ में नहीं आते, आम जन आदमी तक पहुंचने के लिए। बावजूद उसके वो पोइट्री बहुत हाई लेवल की पोइट्री है। लेकिन वो सिंपल पोइट्री को लेके आए। जब उनके पास काम आया मिर्जा गालिब को कंपोज करने का, तो मिर्जा गालिब तो सबसे दुरूह शायरों में से माने जाते हैं। लेकिन उसको भी उन्होंने इतना बढ़िया, पूरा जो 12-15 एपिसोड्स का था, उसमें लगभग 100 के करीब गजलें थी। तो वो बहुत कमाल की कंपोजिशन थी, इतनी क्लिष्ट होते हुए भी, और शायरी के लिहाज से बहुत क्लिष्ट होते हुए भी बहुत उन्होंने उसके साथ न्याय किया है। तो इस मामले में जगजीत सिंह साहब का बिल्कुल। अच्छा अमित जी, आप इतनी गजलें लिखते हैं, और ये तो आज के जो दौरान में 3 या 4 आपको ऐसे, मैं आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में नहीं पूछ रहा, ये सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि 3 या 4 कौन अच्छे शायर हैं जो आज के संदर्भ में, कि जॉनर कोई भी हो सकता है। मैं अपनी बात को अभी हिंदुस्तान तक सीमित रखूंगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे शायर आ रहे हैं। करेक्ट। तो फिलहाल मैं अपनी बात को हिंदुस्तान तक ही सीमित रखूंगा। जी। तो हिंदुस्तान के शायरों में देखिए, एक तो वसीम बरेलवी साहब बहुत क्या बात है। और अब वो एक पिछले कुछ अरसे पहले ही हमसे रुखसत हो गए, राहत इंदौरी साहब थे। मुनव्वर राणा साहब बहुत अच्छे शायर थे। हमारे राजस्थान के एक शीन का निजाम साहब हैं। और एक दूसरे फ्लेवर में अगर हम जाएं, मजाहिया फ्लेवर में, तो पॉपुलर मेरठी साहब बहुत मजेदार। उनका तो जवाब ही नहीं है। पोइट्री के साथ कहीं भी कोई समझौता नहीं। पॉपुलर साहब का खासियत ये है, ग्रेट पोइट्री यट ह्यूमरस पोइट्री। तो ये 3-4 नाम मुझे पसंद आए अभी। बिल्कुल। और डॉक्टर पॉपुलर मेरठी की शायरी में ये है, क्योंकि हमने उनके साथ इंटरव्यूज भी किए हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हास्य में कह जाते हैं, बहुत सीधे में, और बिल्कुल सीधे में। उनका अंदाज़े बयां कुछ और है, और उनकी पोइट्री में एक, मतलब सभी राइटर अपने अपने फन के हर फन वाला होते हैं, पर पॉपुलर साहब का सबसे बड़ा जो अच्छा मुझे लगता है कि वो उस हंसी में भी इतना बड़ा सबक दे जाते हैं, एक मैसेज दे जाते हैं, सोशल मैसेज की, जिसका जवाब नहीं। और सुरेंद्र शर्मा जी भी हैं,
हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी। सुरेंद्र हिंदी- सुरेंद्र मैंने अभी शर्मा जी आपकी भी बात हैं। उन्होंने नहीं, तो मैं वैसे ही उसी में थोड़ा सा इजाफा कर रहा हूँ कि कवि मंजीत सिंह जी भी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। हमारे मंजीत सिंह जी, सरदार मंजीत सुरेंद्र सिंह जी। शर्मा जी गहरी बात को बहुत आसानी से कहने बिल्कुल। वाले, बहुत ह्यूमरस ढंग से, लेकिन बहुत गहरी उनकी, मतलब इसको हंसी में उड़ाने वाली शायद वो कविता नहीं है उनकी, बहुत ही गहरी बातें होती है सुरेंद्र शर्मा जी की। बिल्कुल। हाँ, उनका इस दृष्टि से मूल्यांकन यस यस, होना ही इज ब्रिलियंट, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, तो बिल्कुल। बैक टू आप दोनों की तरफ आते हैं कि आप दोनों के आप बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, बहुत मिलते जुलते जी। हैं। आपके जी। ऐसा होने से ऐसा तो कभी मतलब ऐसा कुछ हुआ कि भाई काम आपने कुछ गड़बड़ किया हो और पकड़े वो गए, उन्होंने कुछ किया आप पकड़े गए हो कि मैंने नहीं नहीं, भाई वो हमने ऐसा किया। क्या जुड़वा मूवी जुड़वा, हम दोनों ही गड़बड़ करते तो दोनों ही पकड़े जाते थे, दोनों ही इसलिए। पकड़े जाते। नहीं, आपकी वजह से एक तो बड़ा मजेदार किस्सा मैं आपके साथ शेयर मतलब घर करता में हूँ। ऐसा। अमरजीत, ही इज गिविंग द आंसर दे रहे सर। हाँ जी, हाँ मैं एक बड़ा मजेदार किस्सा आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जी। हम दोनों बहुत छोटे छोटे थे, तो पिताजी ने अच्छा। मुझे एक बार बाल कटवाने भेज दिया नाई के पास। तो मैं बाल कटा के आ गया, फिर असित को पकड़ के ले गए कि यार मैंने बच्चे को भेजा, इसका मतलब तुमने इससे खाली पैसे ले लिए, बाल काटे ही नहीं। कि क्या गुरुजी, मैंने तो काटे हैं ना बाल, तो ये बाल काटे हुए दिख रहे हैं तुम्हें। मतलब तो दूसरा आदमी बैठे थे, उनसे पूछा कि अगर आप बता दो कि ये काटे हुए तो मैं मान लूंगा काटे हुए। अमित जी, आपको तो रेस्टोरेंट में भी बहुत फायदा हो जाएगा कि एक खा के आया, दूसरा जाके चुप करके बैठ जाएगा। एक पेमेंट में दोनों काम हो जाएंगे। एक मिनट। लेकिन हमारे लिए अनलकीली हम लोग दोनों हमेशा एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो अरे वाह। इसलिए ये फायदा नहीं उठा सकते थे कि एक जना दूसरी जगह जाके उसके जगह जाके कोई उसके बजाय एग्जाम दे के आ जाए। यदि हम दोनों एक साथ एक पास रोल नंबर होते, तो इसलिए ये Not- नहीं कर अगर पाते। दोनों में से पढ़ाई में कोई भी ज्यादा बेहतर नहीं था, तो उसकी जगह वो दे ले, वो भी गुंजाइश नहीं थी। नहीं, दोनों ही ये तो आपने अच्छा किया भाई, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ले लिए। नहीं, अगर हाँ। एक जैसा इंस्ट्रूमेंट लेते तो और मुश्किल हो जाती थी। नहीं, हमारी पहचान ही, हमारे जो उंगलियों के निशान है वही है, जो सरोद में अलग वही, निशान मेरे बनता है, निशान अलग यहाँ निशान। नाखून में बनते हैं, इनके यहाँ पोरों पे बनते हैं। कमाल हाँ है, जी, हाँ। कमाल है। तो उससे सो एनीवे, और मेरे हम लोग मेरे हाँ हाँ जी, हाँ जी। नहीं बोलिए अमरजीत, गो अहेड। हाँ, मैंने कहा हम मेरे लोगों मेरे मेरे यहाँ पर स्टूडेंट हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों ने इकट्ठा शुरू किया 5.5 साल की उम्र में तबला, और उन्होंने काफी लाइक अभी एक तो अभी तक सीख रहा है, तकरीबन 12-13 साल हो गए उसको तबला सीखते हुए मुझसे। और सिर्फ 1-1.5 मिनट का फर्क है उन दोनों भाइयों में, पर दोनों की शक्लें मिलती नहीं है, अलग लगते हैं। जो छोटा है वो ज्यादा बड़ा लगता है और जो बड़ा है वो छोटा लगता है। और इस वक्त वो हॉकी भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो तबला दोनों ने ही बहुत बढ़िया बजाया, हर जगह जुगलबंदी बजाते थे। तो जो हमारे पंजाब में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता है, हर वल्लभ संगीत सम्मेलन, तो वहां पर वो बजाने गए, तो दोनों ने कहा कि हम दोनों ही बजाएंगे। एक अलग अलग दोनों ने बजाना था, और उनको संगत के लिए लहरे की जरूरत पड़ी। तो वहां पर उनको उन्होंने 10:30 मात्रा बजानी थी, एक ने 10:30 बजानी थी, एक 7:45 मात्रा बजाना चाह रहा। तो उन्होंने कहा कि हमें लहरा चाहिए। अब लहरा वहां पर उनको मिला नहीं। अच्छा, जो बड़े उस्ताद हैं वो बच्चे के साथ लहरा देना पसंद नहीं कर रहे थे, और जो छोटे थे उनको वो काबू में नहीं आ रहा था काम। तो उन्होंने मेट्रोनोम के साथ बजा के अपना काम चला लिया। तो वहां से आने के बाद जो छोटा था उसने कहा कि अंकल भाई ये बड़ा मुश्किल काम है भाई, ये तबला बजाता है, मैं भी बजाता हूँ, तो हम एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें जो छोटे ने सारंगी आई मीन सॉरी दिलरुबा उठा लिया। तो आज वो दिलरुबा भी बहुत अच्छा बजा रहा है और सारंगी भी अच्छा बजा रहा है, तबला तो बजाता ही है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आपको तो ये परेशानी कभी नहीं आई होगी, आपको तो इजीली, क्योंकि घर में म्यूजिक था, राइट? तो आपके घर में और भी कोई है जो म्यूजिक से जुड़े हुए, आपके बच्चे या आपके रिलेटिव्स? वो बहुत सीरियसली नहीं, अभी छोटे हैं, तो अच्छा। पढ़ाई में अपने उसमें अच्छा। लगे हुए हैं, पर थोड़ा बहुत सितार बच्ची बजाती है। हमारे एक चाचा जी भी सितार बजाते हैं। अच्छा अच्छा। तो वही उन्होंने अपने को शौक किया था कि वो इंजीनियर है, तो फिर वो शौक किया अपने उसमें। अमरजीत के जो लड़के हैं वो भी आजकल बड़ा अच्छा तबला बजा रहे हैं। वाह, अरे वेरी, ही इज आल्सो
playing अमित very good. जी के तो गुरु जी बड़े बहुत हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा कुछ साल, 1-2 साल तो हाँ, 1-2 बार मिलने का वो सौभाग्य मिला। बिल्कुल। आपके कुछ उसके मित्र साथ वो मैं पुराने आया था, गुरु, संगीत आपके सभा गुरु के भाई अवार्ड मिला था। त्रिपुरारी सक्सेना वगैरह जो है। हाँ जी, मेरे गुरु भाई अभी हम जयपुर गए थे तो मिले थे। जी। अभी हर साल विजय गुरु जी का प्रोग्राम होता है। सिद्ध जी त्रिपुरारी सक्सेना हाँ जी। जी, बिल्कुल। गुरु भाई बहन हमारे सारे, उर्मिला जी हैं और उर्मिला जी 89 में जी। सबसे पहले मुझे बीकानेर की जो हमारी परीक्षाएं होती हैं, संगीत भूषण, हाँ, संगीत 86 में मुझे सबसे हाईएस्ट नंबर मिले और उसमें मुझे वो इनाम भी दिया गया, संगीत भूषण का अवार्ड दिया गया। क्या बात। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, हमने बहुत टाइम ले लिया और जाते जाते जैसे हम अपने संगीत समारोह की समाप्ति मतलब ट्रेडिशनली जो है राग भैरवी से करते हैं, तो हमें आप थोड़ा भैरवी सुना के हम फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। थोड़ा सा मैं थोड़ी सी सुना देता हूँ। आइए अमित से सुनाइए। क्या बात। थैंक यू। मुझे थोड़ा ट्यून करने में टाइम हाँ, श्योर। टेक योर टाइम। Beautiful. Wow. Very nice. क्या बात है। बहुत धन्यवाद अमित जी, आशीष जी। Thank you guys. Thanks for coming. Thanks for calling us. Thanks for inviting us. Thank you very much. Thanks for having us. Thank you very much. बहुत अच्छा लगा आपसे, आप दोनों से मिलके, आपको सुन के। Thank इंशाल्लाह मुलाकात होगी जल्दी ही दोबारा से आपसे। Thank you.